हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 विज्ञान के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 2 यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर के अंदर जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, वह चीज जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड की हर वह चीज जिसमें द्रव्यमान होती है और जो आयतन यानी स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के उदाहरण हैं पत्थर, मिट्टी, वायु, जल, कागज, टेबल इत्यादि। प्रश्न संख्या 2 है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। उत्तर लिखेंगे, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में निम्नलिखित अंतर होते हैं। टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। अगर समांगी मिश्रण की बात की जाए तो संपूर्ण मिश्रण का संगठन एक समान होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो पदार्थ आपस में मिलकर मिश्रण तैयार करते हैं, ये पदार्थ एक दूसरे के साथ एक समान रूप से वितरित होते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसमें मिश्रण का संगठन असमान होता है। अगला अंतर इस प्रकार है कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं तो अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है, लेकिन विषमांगी मिश्रणों के अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती है। अब अगर हम उदाहरण की बात करें तो समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है जल में नमक का विलयन और जल में चीनी का विलयन। अगर जल में हम नमक डालकर एक घोल तैयार करते हैं तो नमक और जल एक दूसरे के साथ संपूर्ण रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जल और चीनी का मिश्रण में भी चीनी और जल के कण एक दूसरे के साथ समान रूप से वितरित हो जाते हैं और समांगी मिश्रण बनाते हैं। अगर विषमांगी मिश्रण के उदाहरण की बात की जाए तो बालू और चीनी का मिश्रण, साथ ही साथ जल और तेल का मिश्रण भी इसका उदाहरण है। बालू और चीनी को मिलाकर जब मिश्रण तैयार किया जाता है तो यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी प्रकार जब जल में तेल मिलाते हैं और मिश्रण तैयार करते हैं तो यह मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें दो अवयव एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से और एक समान रूप से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसी चैप्टर में आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। यानी यह प्रश्न जस्ट पिछले प्रश्न के जैसा ही है, इसमें भी हमें समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर स्पष्ट करना है। साथ ही साथ इसमें हमें उदाहरण भी देना है, जबकि पिछले प्रश्न के जवाब में भी हमने उदाहरण के साथ ही अंतर स्पष्ट किया था। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लिख लेते हैं। उत्तर ठीक वैसे ही लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे समांगी मिश्रण और दूसरे तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। संपूर्ण मिश्रण का संगठन एक समान होता है समांगी मिश्रण में, और विषमांगी मिश्रण में मिश्रण का संगठन असमान होता है। इसी प्रकार अगला अंतर यह है कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनके बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है, जबकि विषमांगी मिश्रण में अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए समांगी मिश्रण का तो जल में नमक का विलयन और जल में चीनी का विलयन इसका उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है बालू और चीनी का मिश्रण और जल और तेल का मिश्रण। इस प्रकार ये प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है,
विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न हैं। एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइड। अगर विलयन की बात की जाए तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसी प्रकार कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण है। अगला जो तुलना है वह इस प्रकार हम लिखेंगे कि विलयन में जो कण होते हैं वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इसीलिए ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। निलंबन के जो कण होते हैं ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इसलिए निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइड के कण निलंबन के कणों की तुलना में छोटे होते हैं, इसीलिए ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अगला तुलना हम करेंगे, विलयन के लिए हम लिखेंगे इसके कण प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। अगर किसी विलयन में से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो विलयन के कण प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। लेकिन अगर निलंबन के साथ ऐसा किया जाए, यानी निलंबन में से किसी प्रकाश की किरण को गुजारा जाए, तो इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अब देखते हैं कोलाइड क्या करता है। इसके कण भी प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। जब प्रकाश की किरण कोलाइड के साथ गुजारा जाता है तो ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यानी प्रकाश की किरण को सिर्फ विलयन के कण नहीं फैलाते हैं, जबकि निलंबन के कण भी प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और कोलाइड के कण भी प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। अगला अंतर हम ऐसा लिखेंगे कि विलयन स्थायी होता है। जब किसी विलयन को शांत छोड़ दिया जाता है तो ये बर्तन की तली पर बैठते नहीं हैं, लेकिन निलंबन को अगर शांत छोड़ दिया जाए तो ये कुछ समय के पश्चात इनके जो विलय पदार्थ के कण हैं ये बर्तन के तली पर बैठ जाते हैं। यानी निलंबन अस्थायी होता है, जबकि विलयन स्थायी होता है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड भी स्थायी होता है। जब किसी कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तो इसमें जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वे बर्तन की तली पर नहीं बैठते हैं, यानी ये भी विलयन की तरह ही स्थायी होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक विलयन है, इस विलयन में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोला जाता है। किसके साथ? 100 ग्राम जल के साथ, और यह कार्य किया जाता है 293 केल्विन तापमान पर। हमें निकालना है इस तापमान पर विलयन की सांद्रता क्या है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के लिए सूत्र होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अब इस प्रश्न में जो विलय पदार्थ है वह है सोडियम क्लोराइड, जिसका द्रव्यमान प्रश्न में दिया गया है 36 ग्राम। यानी विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसके स्थान पर हम 36 ग्राम लिखेंगे। अब बटा का चिन्ह लगाएंगे। विलयन का द्रव्यमान, जब भी विलयन के द्रव्यमान की बात की जाए तो इसमें दोनों द्रव्यमान एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, यानी विलय पदार्थ का भी द्रव्यमान और विलायक का भी द्रव्यमान। इसमें जो विलय पदार्थ है वह है सोडियम क्लोराइड, जिसका द्रव्यमान है 36 ग्राम, और जो विलायक है वह है जल और उसका द्रव्यमान है 100 ग्राम। यानी संपूर्ण विलयन का जो द्रव्यमान होगा वह होगा 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 100 लिखेंगे जैसा कि सूत्र बताता है। अब हम आगे बराबर का चिन्ह लिखेंगे और लिखेंगे 36 ग्राम बटा 136 ग्राम गुना 100।
अब बराबर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 26.4%। इस प्रकार विलयन की जो सांद्रता है वह है 26.4%। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। लिखा गया है, पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। इन सारे जो परिवर्तन हैं इनको हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तनों को चिन्हित करेंगे। दिए गए परिवर्तनों में से जो भौतिक परिवर्तन हैं वे इस प्रकार हैं। पेड़ों को काटना यह भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना और फलों से सलाद बनाना, ये सारे जो परिवर्तन हैं ये भौतिक परिवर्तन हैं। अब रासायनिक परिवर्तनों को चिन्हित करेंगे। अलमारी में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने की क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहा वायु में उपस्थित आर्द्रता और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जंग का निर्माण करती हैं, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार लकड़ी और कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जब भी कोई पदार्थ हवा में जलता है तो यह हवा के ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के जवाब के लिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाई। अब अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। हम अपने आसपास जो सभी पदार्थ देखते हैं इन सारे पदार्थों की हमें सूची बनाना है। शुद्ध पदार्थों की अलग सूची और मिश्रण की अलग सूची। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ लिखेंगे, उसके बाद मिश्रण लिखेंगे। अगर शुद्ध पदार्थ की बात की जाए तो सोना, चांदी, चीनी, साधारण नमक, आश्वित जल इत्यादि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। इसमें सोना, चांदी धातु है, चीनी एक यौगिक है, साधारण नमक भी एक यौगिक है। इसी प्रकार आश्वित जल यानी पूर्ण रूप से जो जल शुद्ध है उससे आश्वित जल कहा जाता है। तो ये सारे जो हैं ये शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर मिश्रण की बात की जाए तो वायु एक मिश्रण है, पेट्रोल भी मिश्रण है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें विभिन्न धातुओं के अवयव सम्मिलित होते हैं। नमक का घोल, इसमें नमक और जल होता है। इसी प्रकार चीनी का घोल में भी चीनी और जल होता है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने शुद्ध पदार्थों की सूची बनाई और मिश्रण की सूची बनाई और ये प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर के अंदर जितने सारे प्रश्न दिए गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।